हेलो एंड वेलकम टू इजली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम समझने वाले हैं कुछ बेसिक सी चीजें। हम अभी बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब केमिस्ट्री की दुनिया में हम नए बच्चे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आप जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर थे, ठीक है, पहली क्लास के अंदर आप थे, तो पहली क्लास के अंदर मैं बचपन की बात कर रहा हूँ आपकी, है ना। तो फर्स्ट क्लास के अंदर क्या आपने डायरेक्ट ही पढ़ना सीख लिया था? नहीं। ऐसे ही आपको यहां पर भी डायरेक्ट केमिस्ट्री नहीं आने वाली है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे वहां पे आपने एबीसीडी समझी थी, नंबर समझी थी, ऐसे ही यहां पर केमिस्ट्री की कुछ एबीसीडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एबीसीडी अपन को यहां पे समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमने ये समझा कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने ये समझा मैटर क्या होता है, हमने ये समझा कंपाउंड क्या होता है, और हमने ये समझा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे ही हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। ऐसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा। तो यहां पर हम एक क्या कर रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फिर अपन जैसे जैसे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे अपने आप चीजें बढ़ती हुई चली जाती है। अगर आपका बेसिक्स अच्छे हैं तो आपको एडवांस में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो मेरा नाम है गौरव बसवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर हम है केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर नए बच्चे, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। अब न्यू बॉर्न बेबी समझो यहाँ पर कि अगर मुझे केमिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, जैसा आस पड़ोस में कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जो रटने वाला सब्जेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट वही लोग देते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री रटी है, लेकिन जिन्होंने केमिस्ट्री समझी हुई होती है उनको पता रहता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हर चीज का कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलता है। हो सकता है आपकी अप्रोच में वो आंसर नहीं हो, लेकिन आंसर होता है। लॉजिकल रीजनिंग उसके पीछे होती है, हर चीज के पीछे, जिसको कह दिया जाता है कि ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं होता है, उसके पीछे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन होता है। बस आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस आंसर को ढूंढने की, ठीक है। तो यहां पर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर होगा ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ विच चैप्टर। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे थे, उसका है लेक्चर नंबर 3। अब इसको ऐसे समझो कि क्या आपने कभी रिएक्टेंट का नाम सुना है? आप कहेंगे बिल्कुल सुना है। क्या आपने प्रोडक्ट का नाम सुना है? आप कहेंगे बिल्कुल सुना है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में बदलता है? देखिए जरा, बेसिक बेसिक चीजें अपन समझते हैं। क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। क्या होता है भाई साहब, रुकिए जरा, यहां पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। अब रिएक्टेंट किसको कहते हैं? किसी भी रिएक्शन के अंदर हम जो चीजें डालते हैं, मतलब हमको कोई भी रिएक्शन अगर करानी है तो उसमें कुछ चीज अपन डालते हैं। अरे कुछ ना कुछ अपन को, जैसे मुझे चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए मुझे उसके अंदर चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, वाटर डालना पड़ेगा, मुझे वहां पर चीनी डालनी पड़ेगी, मुझे वहां पर मिल्क डालना पड़ेगा। तो ये सब मेरा क्या हो गया, मेरा ये हो गया भाई साहब सबस्ट्रेट, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो मेरा प्रोडक्ट बना, दैट इज चाय, ठीक है, टी जिसको कहते हैं, जो अपन पीते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में बदलता है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी में भाई साहब रिएक्शन को समझने की एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। अरे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आज के लोगों की जैसे तो है नहीं कि क्यूरियोसिटी कुछ है ही नहीं। मैं ये आप आज के लोगों को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन पहले मैं अगर कंपेयर करूं कि पहले जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। चीजों को समझने का जो एस्पेक्ट था वो उनमें बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो 18वीं सेंचुरी से क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी से हमारे कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन को समझना स्टार्ट किया। उन्होंने ये कहा, यार अगर मैं बात करता हूं रिएक्टेंट की, मैं बदलता हूं उसको प्रोडक्ट के अंदर। मान लीजिए मैंने इस रिएक्टेंट को कितना लिया, 2 ग्राम रिएक्टेंट ले लिया, तो 2 ग्राम रिएक्टेंट किसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ ऐसी चीजें मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसी को उन्होंने एज क्या दिया, कुछ लॉज वहां पे प्रपोज किए। उन्हीं लॉ के बारे में आज अपन को समझना है, जिनमें एक लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में बचपन में पढ़े हुए हैं। ऐसे एक लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऐसे ही आता है एक गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम समझने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने 2 रिएक्टेंट ले लिए, एक रिएक्टेंट ए, एक रिएक्टेंट बी, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों कॉम्बाइन होंगे
और दोनों कॉम्बाइन होके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी प्रोडक्ट एक हो सकता है, दो हो सकता है, जनरली मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली जब बनता है तो दिस इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो इसी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ मैं बात करता हूं लॉज दिए। एक है जिनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक मेरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक लॉ ये हो गया अपना। ऐसे ही जिसको मैं इसको क्या कह सकता हूं, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक मेरा लॉ होता है लॉ ऑफ रेसिपल, क्या बोला भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक मेरा आता है जिसके बारे में अपन को समझना है, गैलुसैक लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, गैलुसैक लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम। तो ये कुछ लॉ हो गए जिनके बारे में अपन को समझना है। आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि पांचों खत्म कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। अब आपने इस बारे में डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके लिए पहले कोई अनजान चीज तो है नहीं, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। कि अगर मैं आपसे कहता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कुछ चीजें बताइए, तो आप बिल्कुल बता दोगे, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखो जरा होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूं रिएक्टेंट मान लीजिए आपने कितना लिया है, इसकी x ग्राम यहां पे अमाउंट ली थी, तो भाई साहब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई साहब आपने x ग्राम अगर अमाउंट ली है रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट यहाँ पे 1 और मोर देन 1 है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 1 होंगे या फिर 1 होंगे, उनका जो मास रहेगा टोटल दैट इज इक्वल टू x। क्या होगा, यहां पर भी x ग्राम अमाउंट ही बनेगी। रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर बनता है। ये चीजें क्लियर है। तो कहने का मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ कहता है इस बारे में लॉ ये कहता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इस बारे में ये लॉ कहता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको अगर मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंटली कैसे समझा, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो जरा। एक सिंपल सा अगर मैं रिएक्शन आपके सामने रखता हूं, मैंने क्या किया, आपके सामने एक रिएक्शन ली कि H2 प्लस O2 कन्वर्ट होके बना रहा है H2। तो यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग आपने सीखी हुई 10th क्लास के अंदर, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट होकर 2H2O बनाया। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मास की बात करें तो मोलर मास के रेस्पेक्ट में बात करोगे तब भी बराबर होगा, लेकिन यहां पर टोटल मास की मैं बात करता हूं। टोटल मास यहां पर क्या होगा, टोटल मास इस केस में और इस केस में बराबर होगा कि जो मास ऑफ H2 प्लस O2, जो H2 का मास है प्लस O2 का मास है वो बराबर होगा मास ऑफ H2O के, मास ऑफ वाटर के बराबर होगा। समझ में आया कि हमको यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अपन इसको प्रूव करेंगे। अब इसको अगर मैं मोलर मास के रेस्पेक्ट में देखता हूं, ठीक है, मोलर मास के रेस्पेक्ट में देखो जरा, इसका क्या है 4 ग्राम हो गया। अरे एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ठीक है, 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर दो तो 4 ग्राम, प्लस यहां पर कितना है 32 ग्राम। तो इधर देखो जरा, एक का होता है कितना, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी कितना बनेगा, 36 ग्राम ही बनेगा। कितना बनेगा, प्रोडक्ट भी 36 ग्राम। यहाँ पर मोलर मास उसका निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूव हो रहा है, वो उसका एक्सपेरिमेंटली। अब चीजों को देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा जाए। तो एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने इसका क्या दिया, एक्सपेरिमेंटेशन दिया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटल चीज देखते हैं इसका यहां पर, तो इसको हम यहां पर प्रूव करते हैं बाय द लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, तो आप कहोगे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। सर ये लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर मैं आपको लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट करा के दिखाऊं, तो यहां पर क्या होता है, अपने पास में है एक एच शेप की ग्लास ट्यूब होती है, एच शेप की ग्लास ट्यूब होती है। अब एच शेप की जो ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, दो कुछ इस तरीके से अपन ने क्या है, कुछ बाउल्स बना रखे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बाउल्स बना रखे हैं, जो कि आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। रुकिए जरा, ठीक है, हाँ देखो, अब क्या होता है, ये हमारी है लैंडोल्ट ट्यूब बोला जाता है इसको। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैंडोल्ट ट्यूब। अरे एच शेप की जो ग्लास ट्यूब है, इसको कहा जाता है लैंडोल्ट ट्यूब। और इस लैंडोल्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन भरते हैं। एक तो होता है हमारा, मान लीजिए एक सॉल्यूशन मैंने भर दिया यहां पर NaCl सॉल्यूशन, अरे हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और दूसरी तरफ मैंने भर दिया किसका सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसका मास मेजर कर लिया, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जरा, यहाँ पर NaCl का कुछ मास होगा, ठीक है, AgNO3 का कुछ मास होगा, दोनों का मास मैंने मेजर कर लिया, ठीक है, मास मेजर कर लिया। कोई मेजरिंग अपने पास में डिफरेंट क्या होती है, मशीन्स होती है, उनके थ्रू मैंने क्या कर लिया, इसका मास मेजर कर लिया ग्लास ट्यूब का, कि इसमें सॉल्यूशन भरने के बाद में टोटल मास कितना आ रहा है, मान लीजिए x ग्राम आया। तो जैसे ही यहां पर रिएक्शन होगी, आपको पता है इसके केस में रिएक्शन क्या होगी, अपने पास में NaCl है, अपने पास में यहां पर AgNO3 है, और जो अपने पास में रिएक्शन होगी उससे क्या बनेगा, अपन को मिल जाएगा यहां पर AgCl प्लस यहां पर अपन को NaNO3 मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो NaNO3 है वो तो क्या होगा, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन टाइप बनाएगा, और ये जो AgCl है ये बना लेगा व्हाइट PPT। क्या बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, जो अपन को दिख जाएगा, ठीक है, कि ये रिएक्शन हो चुकी है, व्हाइट PPT बन चुकी है, ठीक है। तो इस केस में मतलब अगर मैं बात करूं, इनका कुछ मास था x ग्राम, तो जब मैंने रिएक्शन करने के बाद में जो यहां पर व्हाइट PPT बन चुकी है, NaNO3 भी बन चुका है, उसका मास मेजर किया, तो आप सभी को पता है क्या हुआ, इनका मास भी x ग्राम ही निकल के आया, इसका मास भी उतना ही निकल के आया जितना यहां पर मेजर किया था। दोनों का कैसा था, बराबर था। इसका मतलब क्या है, हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रूव हो गया। अब इसमें कुछ कमियां हैं, एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। सोचो जरा कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहां पर एप्लीकेबल हो गया, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन ने प्रूव भी कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके लिमिटेशन की, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी से लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं। तो सोचो जरा, आपके पास में टाइम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन क्या है। हम कहते क्या है इस बारे में कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो एक ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है क्या जिसमें रिएक्टेंट का मास बराबर ना हो प्रोडक्ट के, तो ऐसी रिएक्शन बिल्कुल होती है। ऐसी रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। आप सभी ने न्यूक्लियर रिएक्शन का कहीं ना कहीं चर्चा की होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना है, यूरेनियम का नाम सुना है नहीं सुना, ये बताओ पहले तो। यूरेनियम का नाम सुना है, कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब का जब नाम आता है तो वहां पे अपन बात करते हैं ना यूरेनियम का, कि यूरेनियम जो है वो एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इसका बेसिकली डिसइंटीग्रेशन होता है, और डिसइंटीग्रेट होकर ये कुछ पार्टिकल बनाता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है। सुना होगा आपने। तो कहने का मतलब जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके केस में जो मास है, मैं बात करता हूं मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब इसके केस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से वो टूटता है। समझो, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा टूटता है दो तरीके से। एक तो क्या होता है, वो कुछ चीजें बना लेगा, मतलब प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन प्रोडक्ट के साथ में वो क्या बनाता है, यहां पर कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है।
और एनर्जी जब रिलीज करेगा तो उसके केस में, अरे इसका एग्जांपल्स के थ्रू अगर मैं चीजें बताऊं तो इसके केस में क्या होता है, देखो जैसे अपने पास में है यूरेनियम 235, ठीक है, इसका होता है 92 एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसका क्या हुआ, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो ये क्या बनाएगा, यहां पर अपने पास में थोरियम बना लिया, इसका हो गया 231, ठीक है, इसका 90 एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि मेरा रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इसके केस में क्या होता है, जो यूरेनियम है वो इसका रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है, यूरेनियम बदल गया थोरियम के अंदर। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो देखो जरा, यहां पर अपन को चीजें मास जितना रिएक्टेंट का है उतना प्रोडक्ट का नहीं देखने को मिल रहा है। मास देखो यहाँ पे 235 है, इधर कितना है 231 है। तो इसके केस में क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, पार्टिकल कौन सा निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, और यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है। तो इसके केस में क्या हुआ, ये लिमिटेशन की तरह तौर में काम में आ गया, लिमिटेशन हो गया इस चीज का, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो लिमिटेशन जैसे हुआ तो यहां पर कुछ एक मॉडिफिकेशन आया, किस चीज के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। वो लिमिटेशन मतलब जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो क्या कहता है कि मान लिया जो हमारा स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है वो क्या कहती है, एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मास। मतलब अगर मैं बात करता हूं E इक्वल टू MC स्क्वायर की बात करता हूं, E इक्वल टू MC स्क्वायर सभी ने सुना रहता है, अरे E बराबर MC स्क्वायर रहता है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है और ये मास होते हैं वो क्या रहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो जिस चीज के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ये होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट, या मैं बात करता हूं कि मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, या फिर मैं बात कर लेता हूं कि मास एनर्जी इन एक केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट। मैंने दोबारा से क्या बोला, मैं दोबारा से चीजों को बता रहा हूं कि मॉडिफिकेशन क्या है। मॉडिफिकेशन ये होता है कि एनर्जी एंड मास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास एनर्जी है, मास एनर्जी जैसे होता है ना, कभी कभार आपकी गलती पकड़ में आ जाती है ना, तो आप बोलते हो कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा था, ठीक है। ऐसे यहां पर हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जैसी गलती पकड़ में आई, मॉडिफिकेशन ला के रख दिया उन्होंने। मॉडिफिकेशन क्या हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास और जो एनर्जी वो इंटर कन्वर्टेबल होता है और केमिकल रिएक्शन के अंदर मास एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर मैं क्या करूं कि मास कन्वर्ट होता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए था, न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं। तो उन्होंने ये बोला ऐसा करो, मास ऑफ रिएक्टेंट एक तरफ रखो और दूसरी तरफ मास ऑफ प्रोडक्ट रखो और कितनी एनर्जी बन रही है, ठीक है, उसको मैं सॉर्ट आउट करके E इक्वल टू MC स्क्वायर से मास के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा एनर्जी को, और फिर उसको जोड़ दो। तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर एनर्जी हमारी क्या है, बेसिकली मास के अंदर कन्वर्ट हो रही है और हमारा रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि यहां तक चीजें, यहां तक चीजें हमको क्लियर है क्या, क्लियर होंगे आई थिंक, बहुत बेसिक सी जानकारी है। तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, बहुत बेसिक सी जानकारी है। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन इट डज नॉट होल्ड द गुड इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन केस में ये फॉलो नहीं होती है, उस केस में कुछ ऐसा वाला केस लगता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये चीज बताई, जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है वो क्या कहती है, वो चीज क्या कहती है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, बहुत बेसिक सी जानकारी। ये लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, या किसी भी रिएक्शन के अंदर मैं बात करता हूं कि कोई भी मेरे पास में प्रोडक्ट है, मतलब मैंने रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर और वहां पे कंपाउंड बना या प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट मेथड यूज कर लो, किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बना लो, उसके अंदर जो रिएक्ट उस प्रोडक्ट के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे उनका जो मास का रेशो है वो हमेशा फिक्स होगा। मैं उसको लैब के अंदर बनाता हूं, उसका मान लीजिए वाटर के रेस्पेक्ट में मैंने बात करी, वाटर को मैंने लैब के अंदर बनाया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, मास का रेशियो जो है दैट इज 1:8, आपको पता है, ठीक है।
अब मैंने इसको नेचुरली अकरिंग वाटर जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखा, उसके अंदर भी 1:8 आएगा। मैंने इसको कुछ दूसरा मेथड यूज कर लिया कि डिहाइड्रेशन हुआ किसी रिएक्शन के अंदर, वाटर निकला, उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है दैट इज इक्वल। कहने का मतलब ये जो लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी कंपाउंड को फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस चीज को कैसे बनाया है, ठीक है, उसको नेचुरली अकरिंग लिया है या फिर नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है वैसे उठा लिया, या फिर आपने किसी रिएक्शन के अंदर बनाया और फिर उसके अंदर मास का रेशियो देखा, हमेशा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, या फिर मैं कह दूं वहां पर कांस्टेंट रहेगा, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि वो डेफिनेट रहेगा। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट जरा लिखा जाए यहां पर, according to this law, mass ratio of element क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, mass ratio of element in a compound is always constant or definite irrespective of the method of preparation, irrespective of the method of preparation। ये लॉ कहता है इस बारे में। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपसे कहूं तो एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल हमारा ले सकते हो आप वाटर। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो, वाटर का बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। वाटर को एक बार आपने कैसे बनाया, H2 + O2 और यहां पर आपने वाटर बना के तैयार रख दिया, ठीक है, 2H2 यहां पर ले लोगे। एक बार आपने लैब मेथड यूज कर दिया कुछ, है ना, या फिर आपने डिहाइड्रेशन करा कुछ। डिहाइड्रेशन कैसे करोगे, यहां पर कुछ दूसरा मेथड आप ये यूज कर लिया, ठीक है। आप यूज कर लेते हो कि आपने H2CO3 इसको हीट करा, यहां पर आपको वाटर मिला और अपन को CO2 मिल गई, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं चीजों को ऑब्जर्व करूं, इसमें देखता हूं मास का रेशियो, हो सकता है मास का रेशियो यार डिफरेंट आ जाए, क्या पता। तो देखिए जरा यहां पर हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखा जाए इस केस में, तो इस केस में 2 ग्राम तो इसका आया, रेशियो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना निकल के आ गया 1:8। जरा इस केस में भी देख लिया जाए, इस केस में 2 रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 1:8 आया। हो सकता है वाटर के केस में सेम आ गया हो। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक बार मैंने कार्बन + O2 करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। एक बार मैंने यहां पर CaCO3 को हीट किया और मुझे यहां पर मिल गया CaO + CO2, ठीक है। 2 मेथड से क्या बने, यहां पर CO2 बना ली, ठीक है। 2 मेथड में यूज कर रहा हूं, और भी हजारों मेथड हो सकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए, लेकिन मैंने 2 मेथड के केस में अगर होना होगा यहीं पे समझ में आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, कोई बड़ी चीज है नहीं, सिंपल सी बात है। यहां पर कार्बन का अगर मैं बात करता हूं, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन कितना होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है मैं बात करता हूं, यहां पर होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, एक का होता है 16, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16 ग्राम। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो वो होता है 16 EMU, और मोलर मास की बात करता हूं या फिर ग्राम एटॉमिक मास की बात करता हूं, ये कुछ बेसिक सी जानकारी अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी केमिस्ट्री के अंदर भाई साहब घुसे हो ना, बहुत बेसिक सी बात है। अभी इतना याद रखो 16 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपने 3:8 यहाँ पर रेशियो आया। इधर देखिए जरा, इधर इस केस में भी क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना निकल के आएगा 3:8 निकल के आया। कहने का मतलब ये है, अब इस बात पे चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही कि आपने किस मेथड से CO2 को बनाया, फिर वाटर को बनाया, और भी कोई दूसरा कंपाउंड हो सकता है, उसके केस में आपने कैसे मेथड यूज करा है फर्क नहीं पड़ता। वहां पर अगर आप बात करते हो एलिमेंट के मास के रेशियो का, वो हमेशा कैसा रहेगा, डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके लिए अगर मैं एक्सपेरिमेंटल बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है या फिर एक्सपेरिमेंटेशन इसका किसने किया, तो प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, प्राउस्ट। अब प्राउस्ट ने बेसिकली क्या करा था, CuCO3 बनाया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया था। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर भी आप बात करते हो कि डिफरेंट मेथड यूज कर लो, कार्बन
अपने पास में जो कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर क्या होता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सेप्शन था, यहां पर भी एक्सेप्शन होगा, जिसको मैं कहता हूं एक्सेप्शन। अब क्यों आता है एक्सेप्शन? सिंपली इस वजह से आता है, भाई साहब ने कुछ बात कह के चले गए। क्या बात कह दी? कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन अभी तो उस टाइम पे बात बहुत बढ़िया थी कि भाई साहब कमाल ही कर दिया केमिस्ट्री के अंदर। भाई साहब एक ऐसी थ्योरी दे दी, एक ऐसा लॉ दे दिया जिसकी कोई मतलब मजे ही आ गए। कंपाउंड के बेसिक कोई सा भी कंपाउंड ले लो, मेथड कोई सा भी हो, आप कैसे भी उसको बना रहे हो, वहां फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन अभी चर्चा करो, अभी जरा एक केस लो। अभी मैंने ऐसा किया, मैंने वाटर को बनाया, मान लीजिए H2 प्लस O2, कन्वर्ट होके क्या बना लिया, 2H2O बना लिया। और दूसरा केस क्या है, आपने यहां पर 2H2 भाई 2H2O2 कन्वर्ट होके क्या बना लिया, यहां पर 2H2O बनाया। अब देखो जरा, क्या मैं यहां पर चीजें वेरी करता हूं, क्या चीज बहुत सिंपल सी, एक माइनर सा वेरिएशन करूंगा यहां पर। अभी जो ऑक्सीजन में ले रहा हूं दैट इज ऑक्सीजन 16, अरे जिसका मास क्या है 16 है, ठीक है। अभी देखो जरा, अभी यहां पर ले लेता हूं मैं 18, एक इस बार ली है ऑक्सीजन 16, इधर ली है ऑक्सीजन 18। आप जानते हो ऑक्सीजन बेसिकली आइसोटोप बनाती है। आइसोटोप समझ में आता होगा। आइसोटोप क्या होती है, एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके अंदर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड। ये तो सेम होता है, लेकिन उनका जो ए की वैल्यू, ए मतलब उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक है मेरे पास में 8 ऑक्सीजन 16 और दूसरा है मेरे पास में 8 ऑक्सीजन 18। आपने सभी ने 6 कार्बन 12 का नाम सुना होगा, 6 कार्बन 13 का नाम सुना होगा, 6 कार्बन 14 का नाम सुना होगा। बताइए जरा, ये सारी चीजें सुनी होंगी, ठीक है। कहने का मतलब, अब देखो जरा, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो अभी भी कितना है, 2 ग्राम ही है भाई। हाइड्रोजन तो यहां पर उसका तो मास उतना ही है, लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना हो गया है, यहां पर 16 हो चुका है, यहां पर ऑक्सीजन का 18 हो चुका है। तो देखो जरा, आपने बनाया तो H2O है, लेकिन मास रेशियो डिफरेंट हो गया है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, तो एक बार आपने CO2 कन्वर्ट होके CO2 बनाया, एक ही मेथड यूज कर लो, भले एक ही मेथड यूज कर लो, मैं मेथड अलग भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, या फिर मैं आपकी बार कार्बन का मास चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज करूंगा, अभी मैं कार्बन का आइसोटोप 12 ले रहा था, 6 कार्बन 12 ले रहा था, अभी मैं ले लेता हूं 6 कार्बन 13। ठीक है, वहां पे फर्क क्या पड़ेगा, देखो जरा, अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। 6 कार्बन 12 लिया है, इधर मैं 6 कार्बन 13 लेता हूं, ठीक है। प्लस O2 कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा एक ही चीज, लेकिन उनका जो मास है वो वेरी कर गया ना, 6 कार्बन 12 और इधर मेरा 13 हो गया। अब यहां पर रेशो कैसे निकलेगा, 12 रेशो 32, यहां पर क्या निकलेगा, 13 रेशो 32। इसका मतलब क्या है, इस लॉ का भी क्या है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि लॉ जो होता है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लॉ तभी दिया जाता है जब आप हर चीज को अलग अलग रेस्पेक्ट में देख लेते हो, कि इस चीज को मैंने इस डायरेक्शन में भी सोचा, 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 हर डायरेक्शन से सोच लिया। थ्योरी क्या होती है, उसके एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। हाइपोथेसिस के तो भाई साहब एक्सेप्शन खूब मिलते हैं। 3 चीजें होती है केमिस्ट्री के अंदर, हाइपोथेसिस या साइंस के अंदर, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। हाइपोथेसिस क्या है, जैसे मैं बात करता हूं कि मैं बाहर खड़ा हूं, ठीक है, और मैं देखता हूं कि यार जब जब बादल गरजते हैं बरसात होती है। मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि जब जब बादल गरजते हैं बरसात होती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ, मैंने मतलब हाइपोथेसिस दी कि जब जब बादल गरजते हैं बरसात होती है। मैंने 2-3 बार ये चीज ऑब्जर्व करी। हाँ, तो
जब जब बादल गरजते हैं बरसात होती है, ये मेरी हो गई हाइपोथेसिस। अब मैंने 2-3 बार इसी रिजल्ट को क्या किया, देखा कि यार जब जब बरसात मतलब जब जब बादल गरजते हैं बरसात होती है, इसको मैंने बोल दिया थ्योरी। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक बार बादल तो गरज रहे थे खूब, भाई साहब बहुत ज्यादा बादल गरज रहे थे, लेकिन वहां पे बरसात नहीं हुई। तो ये क्या है, थ्योरी हो सकती है, थ्योरी का एक्सेप्शन देखने को मिलता है, लेकिन लॉ का नहीं देखने को मिलता। लेकिन भाई साहब ये इनिशियल रूल थे, उस टाइम में ऐसा सोच लिया कि ये लॉ हो गए, इनका तो कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, अब एक इसका एक्सेप्शन और हो सकता है। पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि जब मैं आइसोटोप लेता हूं, आइसोटोप वाला, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन आप क्या ले सकते हो, दूसरा एक्सेप्शन इसका सेकंड जो एक्सेप्शन है दैट इज कि आप क्या करते हो, आपने लिया C2H5OH, ठीक है। एक बार आपने ले लिया CH3OCH3, आपने एक मेथड से इस चीज को बनाया, एक मेथड से इस चीज को बनाया। इन दोनों के अंदर क्या है, अगर मैं मास रेशो की बात करता हूं, मास रेशो की बात करता हूं, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, देखो जरा ऑब्जर्व करना चीजों को, ऑर्गेनिक लगा रहा हूं थोड़ी सी इसके अंदर। देखो इसमें कितना है, एक का होता है 12, तो दो का हो गया 24। हाइड्रोजन कितनी है, 6 है, तो 6 ग्राम हो गया, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन 1 है, इसका हो जाएगा 16, ठीक है। यहां पर देखिए अब जरा, यहां पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर कितना हुआ, 2 कार्बन है, इसका मतलब 24:6:16। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो मास रेशियो दोनों के केस में सेम है, लेकिन क्या दोनों चीजें एक जैसी हैं, मतलब इसका जो 22 वर्षा है, 22 वर्षा मतलब अगर दो चीजों का डेफिनेट प्रोपोर्शन सेम, मतलब दो चीजों का मास रेशियो सेम है, तो उनका फॉर्मूला सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कंपाउंड एक हो ऐसा जरूरी नहीं। मतलब इसका जो 22 वर्षा है दैट इज नॉट ट्रू, 22 वर्षा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर अपना मास रेशियो सेम है, रुकिए जरा, मास रेशियो इज सेम, तो उस केस के अंदर कंपाउंड में और मे नॉट भी सेम है। कंपाउंड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये चीज मैं कह रहा हूं, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी और चीजों के बारे में समझते हैं। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। होता क्या है, जैसे एक बार मैंने कार्बन लिया, उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई, क्या बन गया, CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। एक बार मैंने कार्बन लिया, उसकी O2 के साथ में रिएक्शन कराई, अरे अब की बार मैंने यहां पर केवल एक ऑक्सीजन ली। अब मैंने मान लीजिए, अच्छा ऐसे लिख लो, हाफ O2 लिया, यहां पर मैंने पूरा का पूरा एक उसका इक्विवेलेंट ले, एक मोल ले लिया, ठीक है, O2 ले लिया, और यहां पे बन गया अपना CO2। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप दो एलिमेंट को कंबाइन करते हो टू फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट कंपाउंड, दो एलिमेंट को कंबाइन करते हो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो उस केस के अंदर आप एक जो एलिमेंट है उसका मास रखते हो फिक्स। अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स रखोगे, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास कहीं ना कहीं एक होल नंबर रेशियो में दिखेगा आपको। होल नंबर रेशियो देखो जरा, ऑब्जर्व करो चीजों को। अगर लाइफ में ऑब्जर्वेशन सीख गए ना तो कमाल होता है। साइंस जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप चीजों को ऑब्जर्व जितना करोगे ना, उतनी ही चीजें आपके लाइफ के अंदर आप मतलब अच्छा कर सकते हो। लाइफ के अंदर एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप उनको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो ना लाइफ के अंदर, काफी अच्छी चीजें आप देख सकते हो, काफी अच्छी चीजें लाइफ के अंदर आप एंजॉय कर सकते हो। सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, ऑब्जर्वेशन अच्छी तगड़ी रखो अपनी, और मेहनत कमाल की रखो, तो फिर होता है कमाल। ठीक है, यहां पर देखो कार्बन, कार्बन अपने पास में है, कार्बन तो लिखा ही है, एक मिनट, इधर है मेरा कार्बन ऑक्सीजन रेशियो। तो इधर देखो जरा क्या है, कार्बन रेशियो कितना है, यहां पर दोनों के अंदर 12 है, इधर भी 12 है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करता हूं, यहां पर है 16, यहां पर है 32। तो एक एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया है, दोनों का मतलब 1:1 नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। लेकिन इनका अगर देखो जरा, या तो वो सेम होगा या फिर वो कैसा रहेगा, होल नंबर रेशियो का मल्टीपल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों का ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखूं, तो एक केस में कितना है, 16 है, एक केस में 32 है। तो इसको मैं 1:2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये लॉ क्या कहता है कि इस केस के अंदर व्हेन 2 और more than 2
elements combine to form different compounds and mass of one element is fixed. Mass of one element is fixed. मास ऑफ वन एलिमेंट क्या कर देता हूं मैं, फिक्स कर देता हूं, फिक्स, देन इसको जरा मिटा देता हूं अपन, ठीक है। मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, देन द मास ऑफ अदर एलिमेंट, मास ऑफ अदर एलिमेंट is present in whole number ratio, is present in whole number ratio। ये क्या होता है, होल नंबर रेशियो के मल्टीपल में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पे 1:2 आया। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 देखिए जरा। एग्जांपल नंबर 2 कैसे देखोगे, अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार मैंने मान लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, एक बार बना दिया SO, ठीक है, SO2 बना लो एक बार मैंने इसे किया, यहाँ पर दोनों की रिएक्शन कराई और अपने पास में SO3 बना के रख दिया, ठीक है। यहाँ पर 2S ले लो, ठीक, क्या बना यहाँ पर S + O2, ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। इसके केस में क्या होगा, इस केस में अगर मुझे SO3 बनाना है तो यहाँ पर देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं तो बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से की जाती है। यहां पर फोकस करो, यहां पर SO2 है, यहां पर 2SO3, ठीक है। तो देखो जरा, मेरे पास में सल्फर और ऑक्सीजन के मैं क्या मास का रेशियो निकालता हूं, तो इधर मास का रेशियो क्या है, यहां पर तो दोनों केस में 32 आएगा, इधर भी 32, इधर भी 32। लेकिन ऑक्सीजन अगर देखो जरा, तो इसके केस में क्या है, इसके केस में अपने पास में है 32 और इधर है मेरा 48, और 32 रेशियो 48 करोगे तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, अपने पास होल नंबर रेशियो है, होल नंबर का ही तो रेशियो है। ऐसे आप NO के रेस्पेक्ट में देख सकते हो, एक बार आप नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में, होमवर्क दे रहा हूं, प्रूव करना है अपन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, एक बार NO बनाया आपने, एक बार आपने NO2 बनाया, एक बार आपने NO3 बनाया। तो मैंने क्या किया है, तीनों के तीनों केसेस में नाइट्रोजन का जो मास है वो तो सेम है, ऑक्सीजन का मास क्या कर रहा है, बेसिकली मल्टीपल्स में आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है 1 आया, मान लीजिए यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके रेस्पेक्ट में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जरा, इधर 16 है, इधर कितना है 32 है, इधर कितना है 48 है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, समझ रहे हो, मल्टीपल होता जा रहा है। इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या, बताइए जरा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चौथा वाला लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा वाला है अपने पास में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये जो लॉ है दैट वाज गिवन बाय दी जेरेमियस रिच्टर, एक साइंटिस्ट थे जेरेमियस रिच्टर नाम के, क्या नाम है, जेरेमियस रिच्टर। इन्होंने ये लॉ दिया था 1792 के अंदर। इसमें क्या होता है, इसको जरा ऐसे समझो, जैसे आपने सुना होगा ना ट्रायंगल बनता है, ठीक है, लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में भी कभी कभार आपका बन जाता होगा ट्रायंगल, दो फ्रेंडों के बीच में, मतलब दो के बीच में एक तीसरा, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो जरा, अपने पास में है, मान लीजिए क्या है, अपने पास में यहां पर सल्फर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर अपने पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर ये 3 एलिमेंट है। अब क्या होता है, यहां पर देखिए जरा, दोनों ने मिक्स हुए आपस में और रिजल्टेंट क्या हुआ, एक मतलब दोनों कंबाइन हुए, H2S बनाया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, कंबाइन हुए और क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है। इधर देखो जरा, ये दोनों कंबाइन हुए, मतलब अगर मैं बात करता हूं मास के रेशियो से, ठीक है, मास का रेशियो देखो जरा, यहां पर मास का रेशियो क्या है 2:32, मतलब 1:16 है। इधर क्या है, इधर अपने पास में क्या है, इधर है 2:16, ठीक है, यानी 1:8 आया, पता है आपको, यहां पर 1:16 आया। अब ये दोनों एलिमेंट जैसे ही कंबाइन करेंगे आपस में, मतलब दोनों एलिमेंट क्या हुए, यहां पर कंबाइन करें तो यहां पर बना लिया इन्होंने SO2, ठीक है। SO2 इन्होंने जैसे ही बनाया तो यहां पर देखो 32, रेशियो क्या आया, 32 आया, तो 1:1 देखने को मिला। इसका मतलब ये जो लॉ है वो क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट, मतलब अपने पास में यहां पर सल्फर है
और ऑक्सीजन है, इन्होंने किसी एक थर्ड एलिमेंट के साथ में फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करी, एक कॉम्बिनेशन करा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में जब कॉम्बिनेशन करेंगे, इनका जो मास रहेगा कहीं ना कहीं वो क्या शो करेगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही इस चीज को हम और चीजों से समझ सकते हैं यार। ठीक है, इसको ऐसे समझो जरा, अगर मेरे पास में यहां पर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, CH4 बना लो यार सिंपली। इधर क्या है, यहां पर H2O बना लिया और इधर क्या बनाया, CO2 बनाया। तो देखो जरा मास का रेशियो देखने की ट्राई करो, मास का रेशियो देखने की ट्राई करो। यहां पर क्या है अपने पास में, अब 12:4, इधर क्या है 1:8 और इधर अपन को यहां पर देखना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 3:1 लिख सकता हूं, 3:1 लिख सकता हूं। कहने का मतलब अगर मैं बात करता हूं इसका और इसका रेशियो, तो देखो जरा यहां पर देखो, इसको पहले उसको समझाऊंगा, बट इसको जरा एक चीज और एस्पेक्ट में समझो। इसमें 1:1 आ रहा है ना, तो ये 1:1 का मतलब क्या है, ठीक है, यहां पर क्या किया आपने, 2:32 आया H2S के केस में। ठीक है, H2S के केस में क्या है 2:32। अगर मैं बात करता हूं H2O के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल के आया मेरे पास में, यहां पर है 2:16। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर सकते हो। यहां पर जो सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 32:16 है। मतलब मैं बात करता हूं 2:1 है। और इस केस में जब SO2 उन्होंने बनाया, उस केस में क्या निकल के आ रहा है, 32:32 निकल के आ रहा है, जो कि बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं मैं बात करूं इंटीजर मल्टीपल है, कहीं ना कहीं होल नंबर रेशियो का मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये केस हुआ। अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ने CH4 बनाया, इधर क्या बनाया 1:8, मतलब H2O बना लिया। ठीक है, अपने पास में यहां पर क्या निकल गया 3:1 निकल गया, इधर क्या निकला 1:। तो मैं अगर यहां पर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो इसको ऐसा करता हूं यार, मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको लिख लेता हूं 1:3। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1:3, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, इधर है हाइड्रोजन, इधर है कार्बन, क्या निकला 1:3। इधर है हाइड्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, क्या निकला 1:8 निकला। धैर्य रखो थोड़ा सा। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 3:8। अब दोनों ने कॉम्बिनेशन किया, अपन को यहां पर मिला क्या 12:32। ठीक है, 12:32। तो इस केस में अगर मैं देखूं, चीजों को ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ पे 4 से मैं कैंसिल आउट करता हूं, इसको 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं। देखो जरा, 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 3 आया, इधर क्या आया 8 आया। तो यहां पर दोनों के केस में आप देख सकते हो कैसा निकला, या तो वो सेम होगा या फिर वो मल्टीपल होगा। यहां पर क्या निकल गया है दोनों के केस में, जब अरे इसमें कार्बन का रेशियो, इसमें कार्बन और इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कार्बन और इसमें ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है दैट इज 3:8। और जब दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और CO2 बनाया, तो उसके केस में क्या निकल के आया 3:8 निकल के। या तो वो सेम होता है या फिर वो कहीं ना कहीं इस केस के जैसे वो मल्टीपल होता है। ये कुछ बेसिक सी कहानी है, किस बारे में, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। आगे अपन और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आगे अपन जो लॉ ऑफ गैसेस, मतलब गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, और आगे जो चीज रहेंगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर और भी चीजें डिस्कस करेंगे। सो जैसा मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड थैंक यू वेरी मच।